हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमित सर फ्रॉम जौहरी पाठशाला वेलकम्स यू। चलिए आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं सॉल्यूशन। काफ़ी सारे बच्चों को सॉल्यूशन समझने में काफ़ी दिक्कत आती है। चलिए इसको आज बहुत इजी बना देते हैं, काफ़ी डिटेलिंग में, विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट रिव्यू यूजिंग द माइंड मैप्स हम करेंगे। सॉल्यूशंस, सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन हम सब लोग जानते हैं। व्हेन टू और मोर कंपोनेंट are mixed in a homogeneous manner means homogeneous mixture of two or more components is called a solution. If I say homogeneous, that means composition is same throughout. एक छोटी सी चीज और इसमें ऐड करते हैं। इस चैप्टर में जो सॉल्यूशंस हम रीड करेंगे वो मोस्टली ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल साइज काफी स्मॉल रहता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन एंड मोर एवर इन विच पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल, दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। तो चलिए इस सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। काफी बेसिक से जाएंगे इंट्रोडक्शन में भी। सबसे पहले हम छोटा सा एक फ्लो चार्ट तैयार करते हैं सॉल्यूशन को समझने के लिए। इसके बीच में हेडिंग डाल देते हैं सॉल्यूशंस। व्हाट इज सॉल्यूशन? सबसे फर्स्ट मैंने बेसिक डेफिनेशन जो आपको बोला, मैं फर्स्ट फ्लो चार्ट में वो नोट कर देता हूं। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। क्लियर है? चलिए सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं थोड़ा सा। तो जब हमने सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया तो वी हैव डिवाइडेड और सब डिवाइडेड इनटू टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी हम उसके अमाउंट के बेसिस पे देखेंगे कि उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, मतलब उन दोनों का रेशियो। तो पहली कैटेगरी में हमें दो सब कैटेगरीज और मिल जाएंगी, डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आर द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच वी डिसाइड बाय कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट is very less as compared to the solvent, then it is come in the category of dilute solutions. अगर amount of solution बहुत ज्यादा है then it is called the concentrated solution. इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। Let us suppose if anybody say to you कि I have a 90% H2SO4 solution. First of all, अगर solution में solvent को आपने ऐड नहीं किया है, बताया नहीं है, नो प्रॉब्लम। आयोनिक कंपाउंड के सॉल्यूवेंट जो होते हैं वो वाटर होते हैं। तो 90% ऑफ H2SO4 मेरा बोलने का मीनिंग है कि उसमें 90% H2SO4 है और 10% वाटर। इतना हाई सॉल्यूट, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशन 15% H2SO4 सॉल्यूशन है मेरे पास, तो दैट कम इन द कैटेगरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। Sometime we also use this word परसेंटेज में, जैसे मैंने अभी यूज किया 10% सॉल्यूशन है, 20% सॉल्यूशन है। 10%, 20% रिप्रेजेंट द अमाउंट और परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो जो परसेंट दिया जाता है 10% H2SO4, 20% HCl, ये उनमें सॉल्यूट का परसेंटेज है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंड कैटेगरी में हम आते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। उनकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। और थर्ड कैटेगरी होती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें नो मोर सॉल्यूट फर्दर कैन बी डिसॉल्व।
जितना भी सॉल्यूट डिसॉल्व होना था एट एन स्पेसिफिक टेम्परेचर। जब भी आप सॉल्यूट में सॉल्युबिलिटी की बातें करते हैं, सॉल्यूशन में सॉरी, तो आपको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होता है, बिकॉज सॉल्युबिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब मैं इन तीनों की डेफिनेशंस को पहले आपको बताऊंगा और फिर एग्जांपल से इसको हम काफी थ्योरी से समझते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर दैट सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट एन स्पेसिफिक टेम्परेचर। उसके बाद और सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, सैचुरेटेड बन गया। कैसे सर, मतलब सॉल्यूट डिसॉल्व कैसे हो रहा है, कैसे नो मोर सॉल्यूट और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा है? तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। जब हम 10th में एक एक्टिविटी करते थे कि ये सॉल्यूशन है मान लो, और इसमें ये सॉल्यूशन में आपको बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स आपको आके ऐड हो गए, तो 10th में एक एक्टिविटी थी कि सॉल्युबिलिटी मीन्स होता है जो सॉल्वेंट में स्पेसेस होती हैं छोटे छोटे, उनमें ये सॉल्यूट पार्टिकल अपना इंट्रैक्शन बना लेते हैं, अपना इंट्रैक्शन विद द सॉल्वेंट के साथ बना लेते हैं। तो यहां पर क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के साथ बीच में एक फोर्स को इंट्रैक्शन मिल गया, दोनों ने अपना बॉन्ड बना लिया, सॉल्युबल हो गया। जब वो सॉल्यूट सॉल्युबल हो जाता है तो जो अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स बचे हैं वो इस सॉल्यूट पार्टिकल्स को धक्का देते हैं, फोर्स लगाते हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो एकोमोडेट इन दैट, बट वैसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। पहली केस जो मैंने बताई, सॉल्यूट पार्टिकल गेट इनटू द स्पेसेस ऑफ सॉल्वेंट एंड मेक देयर बॉन्ड्स विद द सॉल्वेंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। तो आपके लिए सबसे पहला आया डिसोल्यूशन, जिसमें एक सॉल्यूट पार्टिकल ने सॉल्वेंट के साथ अपना इंट्रैक्शन बनाया। साइमल्टेनियसली सेकंड प्रोसेस भी चल रहा है कि जो अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो इस डिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स को फोर्स करते हैं, इन पे कोलाइड करते हैं, क्रिस्टलाइज होने की कोशिश करते हैं कि ये उनको अपने साथ ले ले। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो दो प्रोसेस, जब भी कोई सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में, तो उस केसेस में दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज मेकिंग इंट्रैक्शन विद द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, और क्रिस्टलाइजेशन मतलब अनडिसॉल्व सॉल्यूट और डिसॉल्व सॉल्यूट के बीच में एक इंट्रैक्शन की कोशिश होना। दोनों प्रोसेस आपस में इक्विलिब्रियम बना लेते हैं, और जैसे ही इक्विलिब्रियम बन जाता है, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, क्रिस्टलाइजेशन। अब इसके बाद और कोई सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। तो जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उन स्पेसेस में इंट्रैक्शन बना चुका है सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साथ, बस, और बाकी का रिमेन्स जो सॉल्यूट है वो अनडिसॉल्व्ड रह जाता है, बिकॉज इक्विलिब्रियम रीच्ड हो गया है। और जब इक्विलिब्रियम रीच्ड होता है तो दोनों तरफ की फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं और बैलेंस कर देती हैं। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। क्लियर है? चलिए आगे कैटेगरी पे चलते हैं, सुपर सैचुरेटेड। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं सुपर सैचुरेटेड और सैचुरेटेड का डिफरेंस समझने के लिए। ये डिफरेंस पहले बेसिकली क्रिएट करता है टेम्परेचर। कैसे? मेरे पास एक गिलास पानी है, मैंने उसमें 1 चम्मच शुगर को डिसॉल्व किया, ठीक है, हो गया। एक और चम्मच डाल के देखा, डिसॉल्व हो गया। 3rd चम्मच शुगर डाल के देखा तो वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वो बॉटम में सेटल डाउन हो गया, क्योंकि वो क्रिस्टलाइजेशन की कोशिश कर रहा था जो पॉसिबल नहीं हो पाई, और दोनों में इक्विलिब्रियम आ गया है। अब रिएक्शन जो होगा दोनों का रेट सेम हो जाता है, तो अब और कोई सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें हमने स्पेसेस की बात की थी जब डिसोल्यूशन की बात की थी। अब हम यहां पे एक टेक्निक को हमने ऑब्जर्व किया कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर की बेसिक डेफिनेशन भी यही है कि द टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो जैसे ही आपने एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज किया बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो अब जो सॉल्वेंट के पास स्पेसेस थी
वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएंगी। मान लो सॉल्वेंट के पास पहले स्पेसेस का साइज ये था जिनमें सॉल्यूट जाके अपना इंटरेक्शन कर रहा था, अब वो स्पेसेस बढ़ जाएंगी क्योंकि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है तो कोई भी स्टेट ऑफ मैटर एक्सपेंड होने की कोशिश करता है और यही फॉर्मेशन में वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। पार्टिकल्स दूर दूर जाने लगते हैं। पार्टिकल्स दूर गए तो वो स्पेसेस को अगर हम फिजिकली इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो जो स्पेस पहले ये थी टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये हो गई। दैट मीन्स नाउ जो अनडिजॉल्व सॉल्यूट कोशिश कर रहे थे उन स्पेसेस में जाने की, बट स्पेसेस अवेलेबल नहीं थी, अब वो जा सकते हैं क्योंकि साइज ऑफ स्पेस इंक्रीज हो गया है सॉल्वेंट में, तो वो और सॉल्यूट को एकोमोडेट कर लेगा उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। जब आप उस टेम्परेचर को बढ़ा के ले गए, अब मैं उस स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, तो ड्यू टू एक्सपेंशन इन द स्पेस नाउ स्पेस इज अवेलेबल टू एकोमोडेट मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो सॉल्युबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो था, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुका था, अब वो सैचुरेशन पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा और मोर सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये सिलसिला एक पॉइंट तक फिर जाएगा जब तक ये स्पेसेस पूरा फिलअप नहीं हो जाते। स्पेस तो है ना, उसकी भी एक लिमिट है। जैसे ये स्पेस फिर फुल अप हो जाएगी, फिर दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे और नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। तो ऐसे सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड पॉइंट तक पहुंच चुके होते हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज करके उनमें और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लिया जाता है और फिर वो एक नया सैचुरेशन पॉइंट हो जाता है, नया इक्विलिब्रियम रीच कर जाते हैं। दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने और बार बार अपने मन में रिपीट करने की कोशिश करें। ठीक है, इसी फंडे को मैं ली शैटेलियर प्रिंसिपल की हेल्प से बताने की कोशिश करता हूं। ली शैटेलियर प्रिंसिपल आप सबने पढ़ा होगा। ली शैटेलियर प्रिंसिपल एक वो बेसिक प्रिंसिपल है जो हमें यह सिखाता है कि एवरी लॉ इन साइंस इज derived from our own nature. Our own nature is the biggest example of the formation based on the science. सारे लॉ आप बिलीव नहीं करेंगे, सारे लॉ हमने नेचर से ही ऑब्जर्व किए हुए हैं। भले ही वो न्यूटन्स के लॉ हो, उसने भी नेचर से ही ऑब्जर्व किया कि एप्पल हमेशा नीचे की तरफ क्यों आता है। मैरी क्यूरी की अगर आप बुक पढ़ेंगी तो शी ऑलवेज से कि नेचर हैव एवरीथिंग अराउंड अस। किस टाइम पे कौन सा साइंटिस्ट किस चीज को ऑब्जर्व कर लेता है वो लॉ की फॉर्म में कंपाइल हो जाता है और हम उसको पढ़ने लगते हैं। यहां पे ये बात अलग कर देते हैं, अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। ली शैटेलियर प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल नेचुरल लॉ दैट वी ऑलवेज वांट टू अपोज द चेंज। अगर मेरे शहर में बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ठंड, तो मैं स्वेटर, जैकेट, गरम गरम आलू के पराठे खाना शुरू कर देता हूं। व्हाट आई एम डूइंग, टेम्परेचर सराउंडिंग में, मेरे सराउंडिंग में इंक्रीज हो रहा है और मैं ऐसे काम कर रहा हूं जिससे मेरे सराउंडिंग में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और मैं ऐसे काम कर रहा हूं जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। गरम गरम स्वेटर पहन रहा हूं, जैकेट पहन रहा हूं, मफलर पहन रहा हूं, गरम गरम खाना खा रहा हूं। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम न्यूट्रलाइजिंग द चेंज बाय अपोजिंग इट। सिंपल, गरम पड़ता है तो हम ठंडे ठंडे चीजों की तरफ भागते हैं। हर चीज में यही है। दैट इज द ली शैटेलियर प्रिंसिपल बेस्ड ऑन कि जो भी चेंज हमारे पास होगा हम हमेशा उसको अपोज करेंगे। अब इस केस में आप देख सकते हैं अनसैचुरेटेड में आपने कैसे अपोज किया, सैचुरेटेड को सुपर सैचुरेटेड बनाने के लिए। व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो आपके पास क्या हुआ, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया मोर हीट आ गई आपके सॉल्यूशन के अंदर। अगर आपका चेंज है मोर हीट आ गई तो आपको उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। हाउ टू यूटिलाइज देम, बाय यूजिंग इट। और यूज करने के लिए आपने क्या किया, आपके पार्टिकल ने अपनी काइनेटिक एनर्जी लिया और इंक्रीज कर दिया, अपने एक्सपेंशन कर दिया, ज्यादा स्पेस क्रिएट हो गई जिसमें मोर सॉल्यूट को आपने एकोमोडेट करके उसकी सॉल्युबिलिटी का इंक्रीमेंट कर दिया एंड दैट्स व्हाई सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म्ड। अब आते हैं हम तीसरी कैटेगरी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस पर। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर मैंने जो एग्जांपल लिया था कि एक ग्लास पानी में मैंने 2 स्पून शुगर के डिसॉल्व कर लिए हैं,
सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। अगर ऐसे सॉल्यूशंस बनाए जाएं जिनमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कम आए उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही जिस पे वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहला वाला टिक सुपर सैचुरेटेड पे था, मैं बोलते समय टिक ऊपर लगा गया था, गौर करिएगा। तो ये हुआ, हमने पहले टाइप से क्लासिफिकेशन किया डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, और सेकंड हमने अमाउंट पे किया लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व के अकॉर्डिंग। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा है, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, बट इन आवर सिलेबस वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली स्टडी बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और वो बनाएंगे आपके सॉल्यूशन को। सो दिस इज द सॉल्यूशन का तीसरा पार्ट कि कंपोनेंट बहुत सारे हो सकते हैं, सॉल्यूशन बहुत सारे कंपोनेंट से फॉर्म हो सकता है उनके होमोजेनियस मिक्सचर से, बट फॉर आवर सिलेबस वी हैव रिस्ट्रिक्टेड आवर सेल्फ टू ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जो सिर्फ 2 कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूशन बना देते हैं। यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सॉल्यूट which is in lesser quantity in the solution. Yes, you heard it right. It is in lesser quantity in solution. जो कम क्वांटिटी में हो सॉल्यूशन में, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट है, जो कम क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट है, विथ एन एक्सेप्शन। विथ एन एक्सेप्शन, अगर किसी भी सॉल्यूशन में एक पार्ट आपका वाटर है, तो वाटर की क्वांटिटी भले ही कम हो या ज्यादा हो, वो हमेशा हमेशा सॉल्वेंट की कैटेगरी में आएगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, जो क्वांटिटी में लेसर होता है वो सॉल्यूट, जो क्वांटिटी में हायर होता है वो सॉल्वेंट, एक्सेप्ट देयर इज एन एक्सेप्शन। अगर वाटर सॉल्यूशन का पार्ट है, उन दोनों में से एक कंपोनेंट वाटर है, तो वो चाहे कम क्वांटिटी में हो या ज्यादा क्वांटिटी में हो, वो हमेशा सॉल्वेंट का रोल प्ले करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे अपन ने लिया था 90% H2SO4, अरे सॉल्यूट तो H2SO4 है, 90% है सर, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो इसको सॉल्वेंट होना चाहिए था, नहीं, सेकंड कंपोनेंट वाटर है। ये वो एक्सेप्शन केस में चला गया कि अगर सेकंड कंपोनेंट वाटर है, कोई भी एक कंपोनेंट, तो वो हमेशा सॉल्वेंट का पार्ट प्ले करेगा। ठीक है, थर्ड हम आते हैं इसकी कैटेगरी को समझने के लिए। सॉल्यूशन के बारे में हमने हर चीज समझ ली। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन हाउ मच सॉल्वेंट, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% HCl है कि 20% है, केमिकली इससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखते ही होंगे, डाइल्यूट के साथ अलग रिएक्शन हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ अलग। टाइट्रेशन जिन्होंने कर लिया होगा, या टाइट्रेशन पे भी मैं अच्छा सा एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी आप देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कैसे करें, तो उसके लिए आपको बहुत सारी डिफरेंट यूनिट दी हुई हैं। आपको मास बाय वॉल्यूम रेशो दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आप तब यूज करेंगे जब सॉलिड को आपने लिक्विड में डिसॉल्व किया हुआ है, तो सॉलिड का मास मेजर हो गया सॉल्यूट का, और लिक्विड की वॉल्यूम मेजर हो गई, तो मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन अगर लिक्विड एंड लिक्विड है तो कोई बात नहीं भाई, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम का कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल। ठीक है, तो जो डिफरेंट यूनिट्स हैं वो आपके कंफर्टेबलनेस के लिए बनाई गई हैं, क्योंकि सॉल्यूशन को कई पार्ट में आप डिस्कस कर सकते हो। सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड्स, तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरी सॉल्यूशंस के बन जाते हैं। तो हर कैटेगरी में मास इज नॉट ए सुटेबल ऑप्शन, तो यस वी हैव इन्वॉल्व द वॉल्यूम
इसी कारण हमने बहुत सारी डिफरेंट यूनिट्स बना दी कि जिस तरह का भी सॉल्यूशन है उसकी जिसके साथ भी सुटेबिलिटी हो वो यूनिट आप यूज करें। थर्ड यूनिट आप यूज करते हैं मोल फ्रैक्शन। गैसेस में जब आप होते हैं तो मोल फ्रैक्शन यूज करना आपके लिए काफी फीजिबल हो जाता है, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पर रिस्ट्रिक्टेड हैं तो हम x1 x2 सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, n1 अपॉन n1 प्लस n2 x2। अगर मुझे x2 निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, n2 अपॉन n1 प्लस n2। सिंपल वर्ड्स में मोल फ्रैक्शन मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट जिसका मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस। क्लियर है? बाइनरी कंपोनेंट सॉल्यूशंस हैं तो दो मोल फ्रैक्शन मिलेंगे x1 एंड x2। x1 प्लस x2 हमेशा आपको 1 मिलेगा। मतलब जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबका मोल फ्रैक्शन आप ऐड कर दोगे तो वो हमेशा आपको 1 देगा। सिंस वी हैव बाइनरी ओनली तो आई एम डूइंग x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1। थर्ड एक्सप्रेसिंग जो हमारी यूनिट है वो है मोलैरिटी। हम मोलैरिटी में मेजर कर लेते हैं। जब किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो तो सॉल्यूट के मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लूंगा। पूरी सॉल्यूशन जो लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है मैं उसका वॉल्यूम फाइंड कर लूंगा, मेरे लिए वो सुइटेबल है। तो मैंने मोलैरिटी कैलकुलेट कर लिया विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस यहां थोड़ा सा ध्यान देना है कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम आपको लीटर्स में लेनी है। यूनिट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आप ध्यान रखें। अगर आपको और चाहिए तो और भी है, मोलैलिटी भी है। मोलैलिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेते हैं डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये मोस्टली सॉलिड के केस में होता है। और जो मास ऑफ सॉल्वेंट आप यूज करेंगे वो आपको केजी में यूज करना है, मतलब एसआई यूनिट में यूज करना है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी पे जिसको हम बोल सकते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, 1 मिलियन, 10 रेज़ टू पावर 6 पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूट में या सॉल्यूशन में कितने पार्ट्स हैं मेरे सॉल्यूट के, दैट इज कॉल्ड पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ये तब यूज होता है जब सॉल्यूट बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइडेड रहे। ठीक है, इसकी दो और यूनिट है, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी को अगर आपको मेजर करना है तो नॉर्मेलिटी में हम यूज करते हैं नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास जो होता है ग्राम इक्विवेलेंट में क्यों लेते हैं और क्या कैसे लेते हैं, तो उसके लिए आपको वैलेंसी जानना बहुत जरूरी है। किसी भी मॉलिक्यूलर मास को उसके सबसे पहले एक वैलेंसी फैक्टर होता है, उससे आपको डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन आप नॉर्मेलिटी को अगर जनरली कैलकुलेट करना चाहते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो आप मोलैरिटी से उसके एन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट नॉर्मेलिटी। ठीक है जी। और फॉर्मेलिटी में हम लेते हैं फॉर्मूला यूनिट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फॉर्मूला मास। फॉर्मेलिटी इज बेसिकली वेरी गुड चॉइस फॉर आयनिक सॉल्यूशंस, क्योंकि आयनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, कई बार वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चुपका हुआ चला आता है। तो अगर मैं सिर्फ Na2SO4 क्रिस्टल्स बोलूं तो हो सकता है बंदा सिर्फ Na2SO4 का ही मास ले और कैलकुलेशन कर दे, वो गलत हो जाएगा। अगर मैंने क्रिस्टल्स ऐड किया हुआ है तो Na2SO4 के अंदर .x अमाउंट ऑफ H2O भी आ जाएगा, तो मुझे फॉर्मूले में उस H2O का मास भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इसीलिए व्हेनेवर आयोनिक कंपाउंड्स आर एक्ट एज एन सॉल्यूट तो आप मोस्टली फॉर्मेलिटी की तरफ शिफ्ट होते हैं।
जिसमें आप ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फॉर्मूला मास यूज करते हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये हमने फर्स्ट चार्ट में सॉल्यूशन के बहुत बेसिक डेफिनेशंस, उनके कंपोनेंट्स मतलब उनके टाइप्स को देखा ऑन बेसिस ऑफ अमाउंट, ऑन बेसिस ऑफ द अमाउंट सॉल्यूट डिसॉल्व्ड, उसकी थोड़ी सी साइंस को पढ़ा और उसकी यूनिट कॉन्सेंट्रेशन जो हम सॉल्यूशन का एक्सप्रेस करते हैं उसकी डिफरेंट यूनिट्स हमने देख ली। एंड वी हैव ओनली बाइनरी सॉल्यूशन इन आवर सिलेबस जो हम आगे जाके रीड करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए मैं थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूं क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड की अब जरूरत पड़ने वाली है। अब हम चलते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर। सॉल्युबिलिटी लिखते ही आपके माइंड में सीधा आता है हेनरीज लॉ। अभी हेनरीज लॉ पे नहीं जाएंगे, हेनरीज लॉ पे आराम से जाएंगे हम। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी को हम डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। इन दो पार्ट में डिवाइड करके हम सॉल्युबिलिटी को समझेंगे। मैं थोड़ा पसीना पोंछ लेता हूं। तो सॉलिड इन लिक्विड में अगर हम देखें तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। सेकंड कैटेगरी में हम लेके जाएंगे गैसेस इन लिक्विड। तो जो मैं अभी बातें कर रहा हूं वो करूंगा मैं अभी सॉलिड इन लिक्विड के लिए। सॉलिड इन लिक्विड मतलब सॉल्यूट है सॉलिड और सॉल्वेंट है लिक्विड। अब इन पे सॉल्युबिलिटी में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। तो सबसे पहला फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी को इन सॉलिड एंड लिक्विड इज कॉल्ड नेचर ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब सॉल्यूट का भी नेचर एंड सॉल्वेंट का भी नेचर। और यहां पे समझने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक टैगलाइन आती है जो आपने कई बार सुनी होगी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। एक जैसे लोग जिनमें बहुत सारी क्वालिटीज मैच करती हों वो ह्यूमन बींग्स में भी काफी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। दे कम लॉट क्लोजर। सेम हैपेंस इन साइंस। ऐसे सब्सटेंस जो आयोनिक हैं तो वो ऐसे सब्सटेंस में डिसॉल्व होना चाहेंगे जिनमें पोलैरिटी हो, बिकॉज आयोनिक कंपाउंड्स के पास ऑलरेडी चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं, आयंस प्रेजेंट रहते हैं। तो उनको डिसॉल्व करने के लिए उनको उन्हीं कंपाउंड्स में चाहिए जिसमें पोलैरिटी हो। इसीलिए आयोनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक वाटर एंड जो सॉल्वेंट पोलार नेचर के होते हैं। तो यहां पर इसका नेचर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। इज दैट क्लियर? क्लियर है ये बात? चलिए कैसे। लेट अस सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं H2O एंड NaCl का। अब NaCl इतना स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं जो Na और Cl को बांध के रखती हैं। तो सर ये टूटता कैसे है? तो टूटने के लिए वाटर की क्वालिटी नहीं, सोडियम की क्वालिटी काम आती है। कैसे और सॉल्युबिलिटी कैसे इफेक्ट होती है मैं आपको बताता हूं। अब जैसे H2O में एक नेगेटिव चार्ज है बड़ा वाला और उसके साथ में दो पॉजिटिव चले आ रहे हैं। ऐसे NaCl के साथ एक पॉजिटिव है और एक पार्ट उसका नेगेटिव है। अब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स में क्या होता है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और ये नेगेटिव इन दोनों पॉजिटिव से अपना अट्रैक्शन बना लेता है। तो ये लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट आप इजीली समझ सकते हैं। H2O की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो चार्जेस हैं उनको अट्रैक्ट और रिपेल करने के लिए चार्जेस की ही जरूरत पड़ती है। दैट्स वाई आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन पोलर कंपाउंड्स में जिनके पास चार्जेस डेवलप करने के लिए स्ट्रेंथ हो। तो ये होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक इन सॉलिड एंड लिक्विड के केस में, जैसे NaCl एंड वाटर का केस लिया।
इस केस में अगर मैं टेम्परेचर का फैक्टर डिस्कस करूं नंबर 2, जब मैं टेम्परेचर का फैक्टर डिस्कस करूंगा इन द कैटेगरी ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, तो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। और जैसे ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपने इंक्रीज किया तो जो पार्टिकल अभी अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए थे ऐसे, अब इनके पास एनर्जी आ गई तो ये एक दूसरे से दूर जाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, बिकॉज दे विल बिकम एनर्जेटिक। इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है, तो अब ये अपनी इंटरलॉकिंग से दूर जाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी रखते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेज व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से ऐसे सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जिसमें सॉलिड प्लस लिक्विड से बनाया गया है। क्लियर है? वेरी गुड। थर्ड है इसमें प्रेशर। लिखने के लिए मैं लिख देता हूं, प्रेशर का ऐसे चीजों पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, कोई इफेक्ट नहीं है। प्रेशर का इफेक्ट तब आएगा जब मैं सेकंड कैटेगरी को डिस्कस करूंगा, जो मैं अब करने वाला हूं। तो सेकंड कैटेगरी इसके अंदर आएगी आपकी गैस इन लिक्विड्स। गैस एंड लिक्विड्स के लिए अगर हम देखें तो बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, कोको कोला सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल। ये काफी हाई प्रेशर पे पैक की जाती हैं। अगर आप देखोगे तो ढक्कन खोलते ही बड़ा हाई प्रेशर होता है। अगर आप उसको बिना कैप खोले आप उसको शेक करोगे तो बहुत कर्रा फिज निकलता है। और उसके यूट्यूब पे बड़े अच्छे अच्छे वीडियो देखते हैं, मैं उसमें मेंटोस डाल दिया, उसमें कुछ डाल दिया, तो ये काफी हाई प्रेशर पे सील्ड की जाती हैं बोतलें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैसेस का अगर लिक्विड में डाल के सॉल्यूशन बनाया है तो इनकी सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। उस गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड के अंदर उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? अगेन हम जाएंगे अपने वापस फेवरेट टॉपिक ली शैटेलियर प्रिंसिपल पर। अगर आप किसी सिलेंडर में सील करने के बाद उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं गैसेस के जो तितर बितर घूम रहे हैं और इसमें एक लिक्विड भी है, अगर आप इसका प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो बाय पुटिंग ए वेट ऑन द टॉप और बाय एनी मीन्स, अल्टीमेटली आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, तो आपके ऊपर जो सॉल्यूशन है वो चेंज क्या महसूस कर रहा है? इंक्रीज इन प्रेशर। ली शैटेलियर सेज डू अपोजिट टू काउंटर पार्ट इट, टू काउंटर अटैक इट। तो इंक्रीज इन प्रेशर को डिक्रीज करना है। प्रेशर नंबर ऑफ पार्टिकल के प्रोपोर्शनल होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम कर दो। कैसे कम कर दें? उनको डिसॉल्व कर लो। नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे कम करें? लिक्विड उनको डिसॉल्व कर ले, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए। तो ली शैटेलियर प्रिंसिपल से वेरी इजीली हमें आंसर मिल गया कि व्हाई ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ ए गैस ऐसे सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसके बारे में और आगे बात करेंगे हेनरीज लॉ में। अभी इसके सेकंड फैक्टर पे चलते हैं जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। तो ये हमने बात की थी प्रेशर की, मैं लिखना भूल गया, प्रेशर की बात की थी हमने यहां। अभी अब हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर का इसका और इसका बिल्कुल अलग होता है। इसका इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉलिड वाले का इंक्रीज कर देता है सॉल्युबिलिटी को, लेकिन गैसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करते ही आपकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ये डिक्रीज का साइन मैंने बना दिया, बिल्कुल रिवर्स हो रहा है। सॉलिड के केस में, सॉलिड लिक्विड के केस में इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को एनहेंस कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। गैसेस के केस में टेम्परेचर की सॉल्युबिलिटी कम हो रही है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। पहले इसके एक एग्जांपल की बात करते हैं, दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे फेवरेट ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक कोको कोला पर। उनको हाई प्रेशर से तो बंद किया ही जाता है, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है।
अगर आप वो नॉर्मल टेम्परेचर की बिना कूल की हुई पियोगे तो आपको वो फिज नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मजा उसकी फिज में ही होता है। आप उसको कूल करके पीते हो तो वो फिज निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं काफी अच्छे सारे। बबल्स शोज दैट कि यस गैस डिजॉल्व्ड है, वो उसकी एक पहचान है। लेकिन कूल करने पे आपने क्या किया, टेम्परेचर कम किया, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भरा गया है वो मस्त डिजॉल्व हो गया उसके अंदर, जो लिक्विड बना हुआ है कार्बोनेटेड वाटर बन गया, क्योंकि पूरा डिजॉल्व हो गया, वो कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर दिया उसने उसके अंदर। तो ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर जो गैसेस होती हैं वो काफ़ी अच्छे से डिजॉल्व हो जाती हैं इन लिक्विड्स में। तो बहुत ध्यान रखिएगा इन दोनों फैक्टर में चेक करने के लिए कि गैसेस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। गैसेस के फैक्टर में एक छोटा सा एक रिमार्क आप हमेशा याद रखिएगा। इसके केसेस में, गैसेस वाले टेम्परेचर के केसेस में एक रिमार्क आप हमेशा याद रखें, छोटा सा है। अगर जो गैसेस आपने डिसॉल्व की हुई हैं वो अगर मोस्टली नोबल गैसेस हैं तो उनमें थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है। उनमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनिशियली उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ये थोड़ा सा आप रिमार्क माइंड में रखिएगा। अगर वो गैस नोबल गैस है इन लिक्विड में तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इनिशियली। ठीक है, इसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे, बस इतना रिमार्क आप याद रखिएगा। अदरवाइज तो वी हैव डिस्कस्ड इट फुली। अब इसी डिस्कशन में जैसे मैंने बोला, जब गैसेस की बारी आती है तो मिस्टर हेनरी का एक लॉ है। अब हम उसको स्टडी कर लेते हैं, हेनरीज लॉ को। क्या कहते हैं हेनरीज लॉ? अगर गैसेस कंपोनेंट को आपने आपस में मिक्स किया, अगर गैसियस कंपोनेंट को आपने आपस में मिक्स किया तो उनकी सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके पार्शियल प्रेशर पे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और गैस is directly proportional to their partial pressure के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वेरी गुड। सेकेंड थिंग जो हमने इससे पहचानी कि जो पार्शियल प्रेशर रहता है, लेट अस सपोज ए एंड बी दो कंपोनेंट है, ए गैस है, तो हमने देखा ए और बी गैस है, तो हमने देखा पी ए जो है, जो पार्शियल प्रेशर है ए कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। सॉल्युबिलिटी पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। ए बी के पीछे है, बी सी के पीछे है, तो ए डायरेक्टली सी के पीछे भी हो गया। तो मतलब सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। तो अगर किसी गैसियस कंपोनेंट को आपको ज्यादा सॉल्युबल बनाना है और उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना है तो आप उसके मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज कीजिए। फिर मैथमेटिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। तो यहां पर इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला आ गया सॉल्युबिलिटी का इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉक हेयर। रिमार्क, वो रिमार्क क्या है सर? मोर द वैल्यू ऑफ के एच। यहां पर एक स्टार डाल के रिमार्क डाल देते हैं अपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आपसे पूछा जाता है या जी मेन में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है। के एच की बहुत सारी वैल्यूज दे दी फॉर डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए। अब वो पूछते हैं किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। जिस भी सॉल्यूशन का के एच का वैल्यू सबसे कम होगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लेसर द के एच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन, मोर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी के एच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपको हमेशा याद रखना है मोर द के एच वैल्यू, हेनरीज कांस्टेंट, लेसर द सॉल्युबिलिटी।
तो ये डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। डेटा दिया होगा KH वैल्यूज का, जिस भी सॉल्यूशन का KH कम हो वो ज्यादा सॉल्युबिलिटी शो करेगा अपने कंपोनेंट के लिए। क्लियर है? चलिए, हेनरी लॉ से जुड़ी कुछ लिमिटेशंस आप कब अप्लाई कर सकते हो, और उसमें हमने लिमिटेशंस में ये भी देखेंगे कि हेनरी ने जब लॉ बनाया, आपने ऑब्जर्वेशन किए, तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशन किए कि अगर ऐसे ऐसे फैक्टर हो जाएंगे तो हेनरीज लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा। टू हाई प्रेशर, अगर आपका प्रेशर टू हाई है और टेम्परेचर इज नॉट टू लो, तभी हो पाएगा ये लॉ सेटिस्फाई। दिस लॉ विल डज नॉट अप्लाई व्हेन प्रेशर is too high and temperature is too low. तो इस केस में मैं क्रॉस बना रहा हूं। क्रॉस का मतलब है कि इस लॉ, हेनरी लॉ में अगर आपको एप्लीकेबिलिटी देखनी है तो वो कब एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर आप ऐसी कंडीशन में काम कर रहे हैं जब प्रेशर वेरी हाई है और टेम्परेचर काफी लो है, तो हेनरी लॉ आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ये उसकी लिमिटेशंस हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा। सेकंड बुलेट पॉइंट, जो भी गैसेस आपने इसमें ली हुई हैं, हेनरीज लॉ में दोनों कंपोनेंट गैसेस होती हैं, तो जो भी कंपोनेंट आपने लिया हुआ है गैसेस का, गैसेस शुड नॉट केमिकली रिएक्ट। गैसेस कभी भी केमिकली रिएक्ट नहीं होनी चाहिए, वो अनरिएक्टिव गैसेस होनी चाहिए, तभी उन पे आप हेनरी लॉ को अप्लाई कर पाएंगे। ये दो लिमिटेशंस हो गई। थर्ड लिमिटेशन, जिसके कारण आगे और भी हम डिस्कशन करेंगे, गैसेस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। गैसेस ना तो एसोसिएट हो, ना तो आपस में मिल जाएं, ना डिसोसिएट हो, ना वो ब्रेक आउट हो, ना उनके बॉन्ड ब्रेक हो, ना उनके बॉन्ड बने, क्योंकि वो अनरिएक्टिव होना चाहिए। ये कंडीशन आपको बाकी आगे जगह भी जाके परेशान करेगी इस चैप्टर में। डोंट वरी, हमारे एक बहुत प्यारे अंकल हैं जिनका नाम है वेंट हॉफ, वो हमें इससे बचाएंगे कि जो हम प्रैक्टिकली मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली, उसको फैक्टर को करेक्शन करने के लिए एसोसिएशन और डिसोसिएशन का हमारे अंकल हैं वेंट हॉफ, वो हमारी लाइफ को काफी सेव कर देते हैं। तो यहां तक हमने आज के लेक्चर में सॉल्यूशन का बेसिक्स पूरा पढ़ा डिटेल में, उसका पूरा क्लासिफिकेशन किया इन टर्म्स ऑफ फ्लो चार्ट, उससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट और पैरामीटर्स हैं वो भी हमने डिस्कस किए। फिर हम उसकी सॉल्युबिलिटी पे आए, दो टाइप से देखा हम लोगों ने, और फिर हम सॉल्युबिलिटी के अंदर हेनरीज लॉ, जो सॉल्युबिलिटी के टॉपिक को बिल्कुल आपको कंप्लीट करके दे देता है, वो रीड कर लिया हम लोगों ने। इज दैट क्लियर? पक्का आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करने से पहले थोड़ा सा रब कर लेते हैं इसको, जिससे मुझे काफी सारी स्पेस दोबारा चाहिए होगी। आप लेक्चर को जब फॉलो करते हैं ना, तो मैं नोट्स बनाने का एक जो हमेशा बोलता रहता हूं, तो मैंने कहा जब मैं आपको लेक्चर दूंगा तो मैं आपको उसको शो भी करता हूं। तो मैं लेक्चर देते समय काफी सारे फ्लो चार्ट का यूज करता हूं, जो आपकी नोट्स को काफी सिंप्लीफाइड बना देते हैं, और आफ्टर 2 इयर्स दिसंबर में जब आप रिवीजन करने जाते हैं तो फुल पैराग्राफ पढ़ने से काफी बोरिंग होता है, डायरेक्टली समझ में नहीं आता। तो डायरेक्टली क्वेश्चन, डायरेक्टली आंसर फ्लो चार्ट से आपको सीधा मिलता है। दैट्स वाई मैं फ्लो चार्ट काफी इन्वॉल्व करता हूं लेक्चर देते समय। ठीक है जी, तो ये अपन ने इसका फर्स्ट पार्ट को रीड कर लिया है। अब इसके सेकंड पार्ट पे अपन चलते हैं, थोड़ा सा रब करने के बाद। बहुत मेहनत लगती है रब करने में। आई होप आपको जो भी मैंने आपको अभी तक कराया है या पूरे लेक्चर में कोई भी क्वेरी रहता है
तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैसेज करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी काफ़ी सारी डिटेल्स छोड़ रखी हैं कॉन्टैक्ट के लिए। तो अगर आप उनके थ्रू भी मुझसे कॉन्टैक्ट करके डाउट पूछना चाहते हैं, लेट अस सपोज आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में कोई डाउट रह जाता है, या आपको ऐसा कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया सर लेकिन आपने क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, तो आप मुझे क्वेश्चंस, तो आप अपने क्वेश्चन भी मुझे भेजें, मैं उसको ज़रूर अपने लेक्चर्स में अपलोड करूंगा अपने चैनल पर। चैनल ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें, विच मोटिवेट मी टू अपलोड द मोर इंपॉर्टेंट और मोर डिटेल कंटेंट फॉर यू ऑल। ओके, चलिए इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, लिक्विड एंड लिक्विड सिस्टम को समझते हैं। अब दोनों कंपोनेंट लिक्विड होंगे, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। अब दोनों कंपोनेंट आपके लिक्विड हैं, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। अब हम उस कैटेगरी में आ गए हैं, हमने सॉलिड लिक्विड, गैस लिक्विड कर लिया, अब हम लिक्विड लिक्विड पे चल रहे हैं, और हमने गैस गैस भी कर लिया हेनरी लॉ में। लिक्विड लिक्विड को अपन अगर कैटेगरीज में डिवाइड करें तो अपने को 3 कैटेगरी मिलेंगी। फर्स्ट, कंप्लीटली मिसिबल, दोनों लिक्विड आपस में काफी अच्छे से सॉल्युबल हों। पार्शियली मिसिबल हो, मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो जाए। मतलब मैंने 20 ग्राम डाला था या 20 ml डाला था, क्योंकि लिक्विड है तो 20 ml में से यार 5 ml ही डिसॉल्व हो पाया, दैट इज पार्शियली मिसिबल। या फिर